नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजपथ और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। राहुल ने विदेश में जो कहा उसका असर देश में किस कदर हुआ है हम सबने देखा और आज भी देश की सियासत उससे बेअसर नहीं है। नतीजा, आज राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि बीजेपी को उनका बोलना पसंद नहीं है। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी दुर्भाग्यवश मैं संसद का सदस्य हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने देश का अपमान नहीं किया। राहुल गांधी को लेकर जो सियासी हंगामा मचा है उस पर आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। देश का अपमान, संसद में संग्राम। राहुल नहीं बोले सॉरी, हंगामा है जारी। घमासान अभी बाकी, बीजेपी चाहे माफी। Unfortunately, I'm a member of Parliament, and I'm hopeful that I will be allowed to speak in Parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the House. राहुल गांधी के शब्दों पर देश में हंगामा मचा है। बीजेपी अड़ी है कि राहुल गांधी सदन में आकर पूरे देश से माफी मांगे, तो कांग्रेस का कहना है कि माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं, तो कांग्रेस का कहना है कि देश में संविधान और कानून का अपमान हो रहा है। अपमान और सम्मान के इस घमासान का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है लोकतंत्र को, संसद को। राहुल गांधी को लेकर छिड़ी जंग की वजह से संसद का कामकाज ठप सा हो गया है। सदन की कार्यवाही शुरू होती है और स्थगित हो जाती है। किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पा रही। राहुल गांधी आज देश के सामने आए और उन्होंने कहा कि सरकार के 4 मंत्रियों ने उन पर आरोप लगाए हैं। वो संसद में बोलना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी बोलने नहीं दे रही। मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी नाराजगी जताई थी। मैं राज्यसभा का सभापति हूं। लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है, और कोई बाहर जाकर कहता है कि इस देश में माइक ऑफ होता है। कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? छाती पर कितना सांप लौटता होगा। हां, देश के अंदर संकट आया था इमरजेंसी के दौरान, माइक भी बंद हुई थी, जेल में उन लोगों को रख दिया गया जो राष्ट्र भावना से प्रेरित थे। वो दिन अब कभी नहीं आ सकता। राहुल गांधी का कहना है कि मेरा बोलना बीजेपी को पसंद नहीं है। बुधवार को भी सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई और उसके बाद गुरुवार तक के लिए स्थगित हो गई। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम देश के अपमान पर चुप नहीं रहेंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर विदेश जाकर देश के खिलाफ बोल चुके हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। और हम लोकतंत्र के मंदिर में देश के लिए काम करते हैं,
उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते अगर हम चुपचाप बैठेंगे, कोई देश को गाली देगा तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। अरे ये तो खुद मोदी जी जब बाहर गए, कनाडा में गए, वहाँ भी उन्होंने हमारे देश के लोगों के खिलाफ बोला और ये कौन सा पाप हम किए हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, ऐसी बात बोलने वाले देशभक्त होते हैं। राहुल गांधी पर जारी घमासान रुक नहीं रहा। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि राहुल गांधी की अटेंडेंस एवरेज से कम है, वो सदन नहीं आते और बाहर जाकर देश का अपमान करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइस, लंदन लाइस, इससे साफ तौर पर दिखता है कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। एक बार नहीं, बार बार देश को अपमानित करना, देश के सैनिकों का मनोबल गिराना, उनको अपमान करना और बार बार एक प्रोपेगेंडा के तहत देश के खिलाफ बात करना। एक और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। इसलिए लगता है कि रोजाना ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे ने, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ये सदन को ठप कराना चाहते हैं रोजाना, और हम पे इल्जाम थोपने का कोशिश करते हैं। मतलब सरकार खुद ये सदन को चलाने में असहमति जता रहे हैं रोजाना। राहुल पर लगातार जारी हमलों के बीच स्मृति ईरानी भी सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं। आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? In his view, but at the same time, so we should united fight against the entire opposition should unite and fight against the BJP government. वहीं आज राहुल गांधी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा तो कांग्रेस की रंजीत रंजन ने कहा कि बीजेपी सदन को चलने नहीं दे रही। पहले मैं सोचता था राहुल गांधी अपरिपक्व नेता है, उनकी मानसिक आयु 5 साल से ही कम लगती थी मुझे, वो जिस ढंग की बातें करते थे। लेकिन इस बार जिस ढंग से आलोचना देश के बाहर जाके उन्होंने की है, देश की प्रतिष्ठा को माटी में मिलाने का काम किया है, वो देश में और संसद में नहीं बोलते, वो विदेश में जाके अपने देश की आलोचना कर रहे हैं। वो सच्चे भारतीय नहीं है, मुझे तो उनके भारतीय होने पर ही संदेह है। अब आपको बताते हैं कि आखिर दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या आरोप हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल ने देश का अपमान किया, तो कांग्रेस का कहना है कि अदानी मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बीजेपी का कहना है संवैधानिक संस्थाओं का अपमान हुआ, कांग्रेस कह रही है बीजेपी सदन नहीं चलने दे रही। बीजेपी का आरोप है कि राहुल टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं, तो कांग्रेस का कहना है लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी को लेकर सड़क से सदन तक हंगामा जारी है। बीजेपी माफी की मांग पर अड़ी है, तो राहुल कह रहे हैं कि बीजेपी को उनका बोलना पसंद नहीं है। राहुल ने कहा कि मैं सांसद हूं और संसद में ही बोलूंगा, लेकिन बीजेपी बोलने नहीं दे रही। राहुल के शब्दों पर जारी हंगामा रुकने के अभी कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर दिन प्रतिदिन मांग तेज होती जा रही है। एक और तो महाराष्ट्र और हरियाणा में कई कर्मचारी इस मांग को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं, तो वहीं कई राज्यों सहित कुछ गैर बीजेपी शासित राज्य भी हैं जो पहले ही ओपीएस बहाल करने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने के मूड में है नहीं, और साथ ही सरकार ने एनपीएस फंड लौटाने की मांग को भी खारिज कर दिया है। और इस पर अब कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने भी कहा है कि कुछ राज्यों की ओर से पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने का कदम एक नीतिगत निर्णय है। इस पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी बहस नहीं करना चाहते हैं।
लेकिन सरकारी संसाधनों को ठीक तरीके से तैनात किया जाना चाहिए। मुर्मू के मुताबिक क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो लेन देन के ऑडिटिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बढ़ती चुनौतियों को भी स्वीकार किया और प्रशासन ऑडिटिंग के विभिन्न पहलुओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का सुझाव दिया गया है। 5 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सूचित कर दिया है। हालांकि सीएजी मुर्मू का कहना यह है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। सीएजी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकारों जिसमें केंद्र और राज्य आते हैं उनकी आय और व्यय का लेखा जोखा करता है। ये हमारा मुख्य काम है और पेंशन योजना के लिए ये एक नीतिगत मुद्दा है। आपको बताते हैं कि आखिर पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना क्या है। पुरानी पेंशन योजना की अगर बात की जाए तो किस तरह से इन दोनों में फर्क है। रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में उसे दी जाती है ओल्ड पेंशन स्कीम के मुताबिक, और नई पेंशन स्कीम की अगर बात करें तो नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस उसका डीए का 10% हिस्सा काट लिया जाता है। तो ये फर्क है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है, जो तमाम उसे सुविधाएं दी जाती है। लेकिन अगर नई पेंशन स्कीम की बात करें तो शेयर बाजार पर यह आधारित है, इसीलिए यह पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं है। तो ये अलग अलग तरीके और किस तरह से दोनों में फर्क है ये आपको बता रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में 6 महीने के बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान नहीं है। तो ये तमाम डिफरेंसेस हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में। अब इस पर विरोध क्यों हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। विरोध के कारण क्या है ये समझिए। ओपीएस के तहत पेंशन राशि सरकार की ओर से दी जाती है और एनपीएस में कर्मचारी के साथ साथ सरकार का भी योगदान होता है। कर्मचारी नहीं चाहते कि इसमें उनका योगदान भी हो, सिर्फ सरकार ही ओपीएस की तरह उनकी मदद करे। ये एक बड़ा मुद्दा है जो कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे किसानों की और खास तौर पर महाराष्ट्र के किसान जो आजकल सुर्खियों में हैं, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर नासिक से मुंबई की ओर पैदल चलना शुरू किया और उनकी कुछ मांगे हैं जिसे लेकर सड़क पर संग्राम जारी है। वो हर रोज 25 किलोमीटर चल रहे हैं। उनकी मांग है कि प्याज पर एमएसपी तय हो, कर्ज माफी हो, और वहीं इसे लेकर महाराष्ट्र के सीएम ने किसानों के साथ बैठक जारी कर रखी है। देखिए रिपोर्ट। प्याज की कीमतें कम, किसानों का आंदोलन। एमएसपी की मांग, सड़क पर संग्राम। आंदोलन से तनाव, अन्नदाता चले पांव पांव। प्याज की कम कीमतों, जमीन पर हक और कर्ज माफी की मांग को लेकर महाराष्ट्र के नासिक से किसान मुंबई की ओर पैदल चल रहे हैं। करीब 10,000 किसानों का यह काफिला बुधवार को कसारा घाट से होकर गुजरा। डिंडोरी से मुंबई का आजाद मैदान 2003 किलोमीटर दूर है। किसान रोज 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। चलते समय अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हैं। जहां रुकते हैं वहीं चूल्हा जलाकर खाना बनाते खाते हैं और आंदोलन की रणनीति बनाते हैं। किसानों को 20 मार्च को मुंबई पहुंचकर प्रदर्शन करना है। अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में निकाले जा रहे मार्च में किसानों के साथ लेफ्ट पार्टी के जेपी गावे, अजीत नवले जैसे नेता और नासिक जिले के आदिवासी बहुल बागलान, कलवन, डिंडोरी तहसील के आदिवासी मजदूर भी हैं। नासिक से शुरू हुई किसानों की रैली का आज 5वां दिन है। थाने के पास शाहपुर से तेजी से मुंबई की तरफ ये किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए कूच कर चुके हैं। 14 मांगे हैं उनकी जो वो सरकार के सामने रख रहे हैं और उसे पूरा करवाने की उनकी पुरजोर कोशिश है। ये किसान लगातार अपनी मांगों को उनके सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक उनकी ये जो रैली है उनका मोर्चा जारी रहेगा। आपको बताते हैं कि किसानों की मांगे क्या क्या है। प्याज पर मिले 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी मिली। किसानों को दिन में 12 घंटे बिजली मिली। किसानों के अतिरिक्त बिजली बिल माफ हो। जिन आदिवासियों के हक में 4 हेक्टेयर वन भूमि है वो उनके नाम करें। कृषि लोन पूरा माफ करके बकाया क्लियर करें। अप्राकृतिक आपदाओं से क्षति के लिए एनडीआरएफ से मुआवजा तत्काल मिले। बेबी गोद की फसल के लिए 250 रुपए प्रति किलो का रेट मिले।
सरकारी खरीद योजना जारी रखी जाए। गाय के दूध का न्यूनतम मूल्य 47 रुपए प्रति लीटर हो। भैंस के दूध का न्यूनतम मूल्य 67 रुपए प्रति लीटर हो। दूध के मीटर्स और तौल कांटे के निरीक्षण के लिए स्वतंत्र व्यवस्था बने। केरल की तर्ज पर हाईवे प्रभावित किसानों को मुआवजा मिले। सोयाबीन, कपास, अरहर की फसल की दाम गिराने की साजिश बंद हो। जिस प्रकार से किसान शामिल हुए हैं, जिस प्रकार से मीडिया ने भी हमें मदद की है, बुद्धिजीवियों ने मदद की है, आम जनता और आम किसान मन से इस आंदोलन के साथ जुड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार अब इस आंदोलन को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। लगातार किसान अपनी बात रख रहा था, प्याज के दाम गिर रहे थे, किसान मदद की गुहार लगा रहा था। फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए लगातार आंदोलन हो रहे थे। कॉरपोरेट कंपनियां दूध उत्पादक किसानों को लगातार लूट रही थी, किसान मदद की मांग कर रहा था। उद्धव ठाकरे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये हालात दुखद है कि किसानों को इस तरह प्रदर्शन करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि वो अपने हक की मांग कर रही हैं, वो कुछ गलत नहीं मांग रही। वहीं सरकार का कहना है कि किसानों से बात चल रही है, जल्द ही इस मामले का हल भी निकाल लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इस पूरे मामले में अपडेट अब यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठक कर रहे हैं। किसानों के साथ ये बैठक जारी है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इस बैठक में मौजूद हैं और सरकार के कई मंत्री इस बैठक में शामिल हैं ताकि किसानों के मुद्दों को सुनकर उनका कोई हल निकाला जा सके। ये किसान लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं और मांगे कई हैं। प्याज की मांग, जिस तरह से लगातार कीमतें कम हुई हैं, किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, लागत भी उन्हें नसीब नहीं हो पा रही। इसके अलावा बिजली एक बड़ी समस्या किसानों के लिए बनती जा रही है, आयात का मुद्दा है और कई ऐसी मांगे हैं जो इन किसानों की हैं और इसी को लेकर ये मार्च किया जा रहा था। ये रोष मार्च नासिक से मुंबई तक। और अब सुनिए ग्रैमी विजेता रिकी केज का अनुभव, मोदी के साथ जीवन बदलने वाला अनुभव। पीएम मोदी हैं जिन्होंने मेरे संगीत को उद्देश्य दिया, रिकी केज ये कहते हैं। अब ऐसा संगीत बनाता हूं जिसका सामाजिक प्रभाव हो, हमारी महान संस्कृति का प्रदर्शन हो, यह भी कहना है रिकी केज का। So when I won my first Grammy Award in 2015, it was just a year after Prime Minister Modi had become the Prime Minister. And so on that international stage where over 1 billion people from all over the world were watching the Grammy Awards, I had actually given a shout out to him and I mentioned during my acceptance speech a big thank you to him, and I said that he's doing such amazing work for India. And then after that, of course, I really wanted to meet him, and I was really delighted that I got a call from his office and I got to actually meet the Honorable Prime Minister. And I'd actually assumed that this would be just a very short photo op type meeting, like just about 4 or 5 minutes. But it actually went on to becoming an hour-long discussion. So it was a great experience. And of course, he inspired me during that meeting to ensure that every piece of music that I make is about what I'm passionate about, which is the environment and positive social impact. So he has been a huge influence on my life because he changed the course of my career and he changed the course of my life. Because now I do not make any commercial music, I do not do Bollywood music. The only kind of music that I make is about trying to make this world a better place and trying to showcase our beautiful heritage, our beautiful culture of India. And that's what my life is all about now. He realized that my passion is the environment, and of course, I realized that his huge passion is the environment and nature and protecting and conserving all species. So he had mentioned to me that the Honorable Prime Minister had mentioned to me that he's going to be going to the COP21, that is the Paris Climate Change conference later that year. And that was the biggest conference of nations ever in the history of our planet. And he mentioned what his speech is going to be about. He told me that he is going to be launching the Solar Alliance, which was something that is very, very close to my heart. So while we were discussing, we came up with the suggestion that, that I make an album which is about climate change, which is about India's perspectives on climate change, involving musicians, making it very diverse, making it very inclusive, musicians from all over the world. So I ended up making this album called Shanti Samsara, which featured 500 musicians from 40 countries. Our Honorable Prime Minister loved the album, and he actually launched the album at the Paris Climate Change Conference by gifting the album to the Honorable President of France, the then President of France, that is François Hollande, and the then Secretary General of the United Nations, that is Ban Ki-moon.